हम लोग लास्ट क्लास में निच डायमेंशनैलिटी पे रुके थे। ज़रा से मेरी हेल्प करो। गुड इवनिंग एवरीवन। काजल, खदीजा, हिमाश्री यहीं पे रुके थे ना हम लोग? यही कंप्लीट किया था एनोलिस लिजर्ड वाली आइलैंड ऑफ बिमनी की स्टडीज़ ना? ठीक है, चलिए उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। गॉसियन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की बात करेंगे। गुड इवनिंग शाहीम। तो देखिए हम लोगों ने निच की जो कॉन्सेप्ट है उसको इवॉल्व होते हुए देखा, डेफिनेशनली भी और कॉन्सेप्चुअली भी, है ना? कॉन्सेप्ट में आपने देखा कि एक बहुत बड़ा जो इवोल्यूशन हुआ निच की कॉन्सेप्ट में, वो इस बात की एक्सेप्टेंस थी कि जो हचिंसन ने पहले बोला था कि अगर ओवरलैपिंग निचेस हैं, तो स्पीशीज़ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, बट नेचर में ऐसा देखने को मिला कि कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है निच ओवरलैप के बावजूद। और उसी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के दौरान हमें कई नई चीज़ें हमें सीखने को मिली। जैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट था जो ब्रायन की स्टडी में आपने देखा कि कैसे बम्बल बम्बल बीज़ एग्रेसिव बिहेवियर की मदद से अपने निच को सेपरेट कर रही थी। इन द सेंस लाइक रिसोर्स पार्टीशनिंग कर रही थी। निच को सेपरेट रिसोर्स पार्टीशनिंग के थ्रू कॉम्पिटिशन को अवॉइड कर रही थी, डिस्पाइट हैविंग इंक्लूडेड निचेस, है ना? ओवरलैपिंग तो छोड़ दिए, 100% वहाँ पे ओवरलैपिंग थी, तभी इंक्लूडेड निचेस की कैटेगरीज़ में हम लोग उनको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और उसी प्रोसेस में दूसरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ी थी, दैट वाज़ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, है ना? जो बहुत ही इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ आपने देखा कि कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंट क्यों था? कि वो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मेंटेनेंस में मदद कर रहा था, और उसमें आपने देखा था कि किस तरह से कैरेक्टर की मीन वैल्यू के अराउंड स्पीशीज़ अपने आप को डिस्प्लेस कर लेती हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। एंड यू सॉ व्हेन दे वर अकरिंग एलोपेट्रिकली, फेंचल की हम लोगों ने स्नेल्स की स्टडी देखी तो, और देखा था फेंचल की स्टडी में कि स्नेल्स जब सेम ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जा रहे थे, तो वो साइज़ में बहुत अलग हुआ करते थे। दे वर फीडिंग ऑन डिफरेंट फूड साइज़ पार्टिकल, एंड व्हेन दे वर अकरिंग लाइक सॉरी व्हेन, हाँ, सेम ज्योग्राफिकल एरिया में जब थे, और जब डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में थे यानी एलोपेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, तो दे वर मोर और लेस सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है? तो ढेर सारे तरीके थे, और जैसे उसी प्रोसेस में एक और चीज़ है जिसे आप कोरिलेट कर सकते हो, जो मैंने बुक में मेंशन नहीं किया है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड प्रीडेटर मीडिएटेड कोएक्सिस्टेंस। आप समझ रहे हैं? प्रीडेटर मीडिएटेड कोएक्सिस्टेंस, क्योंकि प्रीडेटर भी स्पीशीज़ के बीच में कोएक्सिस्टेंस को प्रमोट कर सकता है। कैसे कर सकता है? एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आप लीजिए। आपके पास एक फॉरेस्ट है और आपके पास ढेर सारे हर्बीवोर हैं। ठीक है? तो नॉर्मल केस में हर्बीवोर्स क्या करेंगे? है ना? इतना ज़्यादा ओवर ग्रेज़िंग करेंगे कि वो उस वेजिटेशन को, उस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और कुछ समय के बाद उनकी खुद की भी डेथ हो जाएगी। बट वहाँ पे कुछ प्रीडेटर्स इंट्रोड्यूस कर दो आप। सो व्हाट दीज़ प्रीडेटर्स विल डू, दे विल कीप द नंबर ऑफ हर्बीवोर्स अंडर चेक। ओके? तो प्रीडेटर जो है अगर हर्बीवोर की संख्या को चेक में रखेगा, यानी हर्बीवोर की संख्या कभी इतनी इंक्रीज़ नहीं करने देगा कि हर्बीवोर जो हैं ओवर एक्सप्लॉइट कर पाएँ अपने हैबिटाट को, फॉरेस्ट को। तो उस केस में क्या होगा कि द नंबर ऑफ हर्बीवोर विल बी केप्ट अंडर सर्टेन थ्रेशोल्ड, एंड within that threshold they will not be able to over exploit their habitat, that vegetation. So what would happen? All three species would be able to coexist. So this is what we call predator mediated coexistence. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे एक स्टडी है पेन की, क्या कहते हैं, स्टारफिश पोजेस्ड स्पीशीज यानी स्टारफिश के ऊपर। वहाँ पे भी आप देखेंगे कि कैसे वो स्टारफिश एक कीस्टोन स्पीशीज की तरह बिहेव करता है, और उस केस में भी आप देखेंगे कि कैसे वो स्टारफिश उस पूरे इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। ठीक है? तो बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक से अभी स्टार्ट करेंगे, तब करेंगे हम लोग। एक चीज़, अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड्स लोग एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हों, तो मैंने आई थिंक एक नई डेट इश्यू करी है 22 तारीख की। तो अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड्स हो, आप उनसे बोल सकते हैं, तो उस दिन से मैं बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक से स्टार्ट करूँगा। तब तक मैं इधर इकोलॉजी के टॉपिक्स लूँगा। तो सबसे पहले चलिए आज एक नई कॉन्सेप्ट में आते हैं, गॉसियन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने हचिंसन की बात करी थी, हचिंसन ने भी शुरुआत में यही बोला था, और बाद में फिर उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया ना, उसके बाद बोला कि नहीं ऐसा नहीं, और स्पीशीज को एग्जिस्ट कर सकती हैं, और उसके लिए फिर उन्होंने एक हाइपोथेसिस, निच ओवरलैप हाइपोथेसिस प्रपोज करी थी। गॉसियन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हम लोग बात करें, रशियन इकोलॉजिस्ट थे, उनने पैरामीशियम पे स्टडीज करी थी। और रियलिटी में बताऊं आपको,
उनने खुद कोई प्रिंसिपल नहीं प्रपोज़ किया था। अच्छा, बट उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो इतने टेलिंग एक्सपेरिमेंट थे, उनसे इतना क्लियरली चीज़ें समझ में आ रही थी। टू ऑनर हिज़ वर्क, this exclusion principle was named after him, so we started calling it Gaussian exclusion principle. But in reality, he didn't give any such principle. और moreover, एक और चीज़ आप समझिए, गॉस ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, लेट मी शो यू दोज़ डायग्राम्स। उसमें कोएक्सिस्टेंस एक्सक्लूजन दोनों हो रहा है, बट समहाउ एक्सक्लूजन गॉट द प्रोमिनेंस। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर रीड आउट भी कर देंगे। अब जैसे ये 3 डायग्राम्स आपको शो किए गए, यहाँ पे 3 डिफरेंट अलग-अलग स्पीशीज़ हैं, पैरामीशियम ऑरेलिया की, पैरामीशियम बर्सेरिया की एंड पैरामीशियम कॉर्डेटम, है ना? कॉर्डेटम तो हम लोगों ने, सब लोगों ने छोटे पे पढ़ा हुआ है ना, 10+2 10th में, और शायद उससे भी पहले कभी पैरामीशियम कॉर्डेटम का स्लीपर शेप्ड वो सब नाटक, है ना? वी ऑल हैव स्टडीड इट। अच्छा, जब किसी भी स्पीशीज़ को अगर रिसोर्स लिमिटेड कंडीशंस में हम ग्रो करते हैं, तो वो लॉजिस्टिक कर्व शो करता है। आई होप इतनी तो इकोलॉजी अब आप सीख चुके हैं, है ना? और जब लॉजिस्टिक ग्रोथ शो करेगा, तो वही होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ग्रोथ रेट, इस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे वो कैरिंग कैपेसिटी पे पहुँच रहा है, उस पॉइंट के बाद ग्रोथ रेट जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है ना? तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने अलग-अलग स्पीशीज़ ली हुई हैं, इन स्पीशीज़ के केस में खास बात क्या दिखाई दे रही है आपको, कि ये स्पीशीज़ जो हैं, लाइक अगर हम लोग तीनों स्पीशीज़ की देखें, तो ऑब्वियसली व्हेन दे आर बीइंग ग्रोन इन सेपरेट फ्लास्क, जहाँ पे आप इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हो, तो ऑल ऑफ देम आर रीचिंग their respective carrying capacity, they all are showing what we call logistic curves. और अगर हम ऑरेलिया के केस में देखें, तो अगर यहाँ पे हम पॉपुलेशन डेंसिटी पे ध्यान दें, लगभग अब देखिए 200 के आसपास है जब वो कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचा है। बर्सीरिया की बात करें, तो लगभग अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, तो समवेयर अराउंड 130 के आसपास मैं मान के चलूं, है ना? 130 के आसपास आप ले लोगे। और अगर कॉरिडम की बात करूं, तो ये भी लगभग 200 के आसपास है। कब? जब हम इन तीनों को सेपरेटली ग्रो कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ कब होती है? जब इनको एक साथ ग्रो किया जाता है। थ्योरी मैं बाद में रीड आउट करूँगा, पहले आपको ग्राफिकली सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। तो उन्हें क्या करा, फिर इनको साथ में ग्रुप्स में ग्रो किया। लाइक एक बार उन्होंने ऑरेलिया कॉर्डेटम को ग्रो किया साथ में, और एक बार कॉर्डेटम और बर्सीरिया को। जैसे कि आपको इस वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है, देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहले लाइक शुरुआत में तो दोनों एक साथ ग्रो करना शुरू करे, फिर धीरे-धीरे ऑरेलिया तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इस पॉइंट पे देखिए ऑरेलिया आगे निकल रहा है। फिर क्या हुआ, कॉर्डेटम ने ओवरटेक कर लिया। फिर इस पॉइंट के बाद, तकरीबन इस समय के बाद अगर आप देखें, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, कॉर्डेटम की संख्या डिक्लाइन करने लगी, ठीक है? एंड ऑरेलिया की संख्या इंक्रीज़ करती रही टिल इट रीच्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी। ओके? कैरिंग कैपेसिटी पे पहुँच गया। अब 2 चीज़ नोटिस करने वाली है कि इस वाली केस में यू सी पैरामीशियम कॉर्डेटम, द नंबर्स इनिशियली इट वाज़ लो, देन इट इंक्रीज़्ड एंड इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग टिल इट रीच्ड 0. Okay, so Corydon has become extinct. It has been excluded, while Aurelia became victor. Okay, Aurelia continued to survive, and it has reached its respective whatever will be the carrying capacity in those conditions. दूसरी बात, देखिए पहली बात क्या हुई कि obviously one has been excluded, the other one has reached its carrying capacity. But mind you, जो ऑरेलिया भी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचा है, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग दीज टाइम till Cordatum was not extinct, they were competing for similar kind of resources, and in competition Aurelia also lost some of its vigor, है ना? इसका भी तो उस लड़ाई में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। तो नतीजा क्या है? If you look at the point at which it has reached carrying capacity, like इस वाले केस में आप देखें, तो मैं मान के चलूँगा शायद 130-140 के आसपास होगा। अगर इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर लें हम, है ना? 140 के आसपास हम मान के चलें। ठीक है? ऑरेलिया के केस में। और जब देखिए ऑरेलिया अकेले ग्रो कर रहा था, ज़रा इस वाले डायग्राम पे ध्यान दीजिए। जब ऑरेलिया अकेले ग्रो कर रहा था, इट वाज़ रीचिंग समव्हेयर अराउंड 200। अब समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? जब अकेले ग्रो कर रहा है, तो 200 के आसपास इसकी कैरिंग कैपेसिटी थी, और जब ये ग्रुप में ग्रो किया, तो अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुँचा। बट इस वाले केस में उसकी कैरिंग कैपेसिटी पहले वाले केस से कैरिंग कैपेसिटी से कहीं कम है। तो ये थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग है। ठीक है? ये थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग सरप्राइज़िंग मतलब शुरुआत में लगता है, बट आप जब उसको लॉजिकली एनालाइज़ करते हो, तो आपको समझ में आता है ये लॉजिकल है। क्योंकि हो क्या रहा है, इस कॉम्पिटिशन में ऑरेलिया आल्सो लॉस्ट इट्स विगर। ओके? सो इट कैन नॉट रीच
the carrying capacity when it was growing alone. Obviously, in that process of competition, it has lost some of its energy. So now it is reaching a carrying capacity which is much lower than what was when it was growing alone. Okay, despite it being a vector and the chordatum being excluded. So this particular part of the experiment talks about exclusion. But if you look at this part of experiment, where chordatum and Burseri has been grown together. Okay, in this case, you see, none of the species has become extinct. Both the species are surviving. None of them has become extinct. And obviously, because they must have lost some competitive, है ना, कहीं ना कहीं competition हो रहा है, कहीं ना कहीं resource overlapping हो रही होगी. So, despite none of them has become extinct, but and they are continuing to survive, but this carrying capacity is obviously less than what was when they were growing alone. अच्छा, उससे ये carrying capacity कम है. So this is an example of coexistence, and this is an example of exclusion. So you see, these GF Gauss experiments, they talk about both coexistence and exclusion with equal importance, but selectively their exclusion principle has been given prominence. अरे भाई, मैं बार बार रोटेट कर दे रहा हूँ स्लाइड्स को. ठीक है, तो एक बार रीड आउट भी कर लें, हो सकता है कुछ अच्छे सेंटेंसेस हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी ठीक है, तो एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस, इफ टू कंपीटिंग स्पीसीज कोएग्जिस्ट इन स्टेबल एनवायरनमेंट, इन स्टेबल एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली स्टेबल एनवायरनमेंट में कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे, तो अनस्टेबल में तो कंडीशन चेंज हो रही, तो स्टेबिलिटी की कंडीशन भी चेंज होती आएगी. सो इफ टू कंपीटिंग स्पीसीज कोएग्जिस्ट इन a stable environment, then they do so as a result of niche differentiation. ओके, तो वो वैसा कब कर पा रहे हैं, जब निच डिफरेंशिएशन हो रहा है. निच डिफरेंशिएशन होगा तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे. और सो देन दे डू सो थ्रू निच डिफरेंशिएशन. व्हाट इज निच डिफरेंशिएशन? बेसिकली रियलाइज निच के डिफरेंशिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, द वन विच दे आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग. ठीक है. अच्छा, नाउ अगले सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा. अगर निच डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है फॉर सम रीजन, ओके, इफ हाउएवर देयर इज नो सच डिफरेंशिएशन, और इफ इट इज प्रिक्लूडेड बाय द हैबिtat, then one competing species will eliminate or exclude the other. अगर किसी वजह से निच डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आउट ऑफ टू कंपीटिंग स्पीशीज, वन ऑफ देम विल बी एलिमिनेटेड. एक केवल बचेगी, दूसरी किसी ना किसी वजह से एलिमिनेट हो जाएगी. ठीक है. This exclusion occurs when the realized niche of the superior competitor completely fills those parts of the inferior competitor's fundamental niche which the habitat provide. Okay, तो इस केस में जो एक्सक्लूजन हो रहा है वो कब हो रहा है, जब रियलाइज निच जो सुपीरियर कॉम्पिटिटर का वो कंप्लीटली फिल कर रहा है इंफीरियर कॉम्पिटिटर के रियलाइज निच को. उस केस में क्या, फंडामेंटल निच को, उस केस में क्या होगा, जो इंफीरियर कॉम्पिटिटर वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा उसके अपने निच को, ऑब्वियसली इट विल गेट एक्सक्लूडेड. To put it simply, it can be summarized, two species cannot coexist on the same. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. अभी आप लोग जब उसका एग्जाम देंगे गेट इकोलॉजी का, तो उसमें आप इस चीज़ को महसूस करेंगे. और आई कैन टेल यू कि जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आईसी बैंगलोर कराता था इकोलॉजिकल साइंसेस में, one of the pet question was this, and they used to make two options. In one option there used to be same, and in other option there used to be similar. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर. है ना, सेम का मतलब लाइक एक रिसोर्स और दो लोग खाने वाले, तो ये सेम हो गया. ठीक है, अब इसी के जैसे एक और रिसोर्स है सिमिलर रिसोर्स, तो हो सकता है संख्या में दो हो, तो दोनों को मिल जाएंगे. तो इस केस में एक्सक्लूजन नहीं होगा. व्हेन सिमिलर रिसोर्स हम लोग वर्ड यूज करें तो एक्सक्लूजन वुड नॉट अकर. एक्सक्लूजन विल अकर व्हेन दे आर फाइटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, बिकॉज़ इफ वन ऑफ देम गेट्स इट, अदर को नहीं मिलने वाला. है ना, अगर एक को रिसोर्स मिल गया तो दूसरे को फिर कुछ नहीं मिलेगा, तो उस केस में एक्सक्लूजन होता है. ओके, टू पुट इट सिंपली, इट कैन बी समराइज्ड, टू स्पीशीज कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द सेम लिमिटिंग रिसोर्स, जिसको हार्डन ने कहीं और अच्छे से डिफाइन किया है. एंड ही सेड द कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट. अगर कंप्लीट कॉम्पिटिटर मतलब दे आर हैविंग सिमिलर नेचर रिक्वायरमेंट,
सो दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट, है ना? अब आपको आप याद होगा निच डायमेंशनैलिटी में हम लोग जब बात करी तो वी सेड लाइक निच इज़ नॉट वन डायमेंशनल, ओके? निच इज़ नॉट वन डायमेंशनल, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भैया एक डायमेंशन में नहीं हो पा रहा तो दूसरे डायमेंशन दे कैन even if they are overlapping in one dimension, they are having little or no overlap in another dimension, they can continue to coexist. ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग assumption क्या ले रहे हैं? They are competent so that their resource requirement, the niche is 100% overlapping. So in that case, coexistence cannot occur. Only exclusion would occur. ठीक है? ये क्लियर है सबको? ये स्लाइड की हर पॉइंट क्लियर है? ये अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो बोल्ड में दिखाए गए हैं। क्लियर है सबको? नीतीश, शाहीम, हिमाश्री, आयुषी, अंकिता। अच्छा, मैं सबके नाम नहीं लिख सकता, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कोई बच्चा ये ना करे सर मेरा नाम कभी नहीं लेते। कोशिश करता हूँ सबके नाम आ जाएँ। ठीक है, आगे देखते हैं। In one of his experiment, Gauss studied competition in the laboratory using 3 species of protozoan Paramecium. All 3 species grew well alone, reaching stable carrying capacities in tubes of liquid medium in which Paramecium consumed bacteria of yeast cells which themselves lived on regularly replenished oatmeal. ठीक है, उन्होंने 3 स्पीशीज को अलग अलग ग्रो किया तो दे ऑल रीच देयर रिस्पेक्टिव कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, फिर उनने क्या किया? When Gauss grouped Aurelia and Cordyceps together, Cordyceps always declined to the point of extinction and only P. aurelia survived, जो पहला वाला ग्राफ था। By contrast, P. cardium and B. Berseria were grown together. Neither species suffered a decline to the point of extinction. They coexisted, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, but at stable densities much lower than when grown alone. ठीक है? These coexisting species, however, were spatially separated, wherein P. cordatum tending to live and feed on bacteria suspended in the medium, while P. berseria was concentrated on the yeast cell at the bottom of the tube. अब यहाँ आप देखिए, जिस केस में कोएग्जिस्टेंस हो रहा है, वहां पे देखिए रिसोर्स पार्टीशनिंग हो रही है। ठीक है, दिस जो दो स्पीशीज कोएग्जिस्टेंस कर रही थी, कॉर्डेटम बर्सेरिया, वहां पर उनके फीडिंग बिहेवियर पे ध्यान दीजिए। तो these coexisting species however were spatially separated in terms of space. कैसे? P. cordatum tending to live and feed on bacteria suspended in the medium, ठीक है, और P. berseria was considered yeast cells at the bottom. अब देखिए, berseria was feeding on bottom in the feeding bottom area, while जो आपका P. cordatum था इस बार feeding in the column area. So they were spatially segregated. They were not competing directly for the same resources. Berseria was utilizing resources present at the bottom, and the cordatum was utilizing resources present in the column, suspended in the column. So as there was no direct competition, so they could coexist, but obviously there was their role resource needs were the same. So they have the stable carrying capacity was not what they were growing alone, but they continue to coexist at a lower densities. ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इस पॉइंट में कुछ मतलब की बातें हैं वो समझ में आ रही हैं सबको? अच्छा, 2-3 बातों पे जो मैं बार-बार जोड़ दे रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, और देखिए एक चीज़ आप भी समझें, कोएग्जिस्टेंस जो है, वो बेसिकली अगर हम लोग बेसिकली बात करें, तो कोएग्जिस्टेंस का मतलब है कि दे आर समहाउ सेपरेटिंग देयर रियलाइज्ड नेचर्स। अच्छा, then only they could coexist because their realized niche could segregate, so they are utilizing the resources in you can say separate areas. So that is why direct competition was being avoided. नेक्स्ट है आपका एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में अगर दो स्पीशीज सेम इकोलॉजिकल रोल प्ले करती हैं, सो दे आर कॉल्ड इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट ऑफ ईच अदर। बात समझिए, दो ज्योग्राफिकल एरिया में सेम इकोलॉजिकल रोल्स, okay, so organism that occupy same or similar ecological niches in different geographical regions
are known as ecological equivalent. So they are residing in different geographical area, but they are occupying same or similar ecological niches. For example, अगर आप यहाँ डायग्राम देखिए, यहाँ पे हम लोग 4 कॉन्टिनेंट की बात करें, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. And if you look at the herbivores, like in the case of North America, so the herbivores are basically bison, pronghorn, and antelope. In case of Europe, similar ecological role is played by herbivores like saga, antelope, wild horse, and wild asses. Same role, same function is carried out in the case of Africa by numerous species of antelope and zebra. And Australia, kangaroos carry out the same role which was being played by these herbivores in their respective continents. Okay, species that occupy equivalent niches tend to be closely related taxonomically in regions which are continuous, but are often closely related in regions which are widely separated and isolated from one another. For example, in the grassland type of ecosystem, species of grazers, abhi all these जो herbivores हम लोग they all are grazers, but they are present in different geographical areas, and but they are playing the same ecological roles. So they will be considered as ecological equivalent. ठीक है, क्लियर है सबको इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट क्या है? ठीक है, अब एक और छोटा सा टॉपिक उठाएंगे. लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजीज. ठीक है, जरा इसको समझने की कोशिश करिए. जैसे कि अगर आपको याद है, ग्लॉसरी में मैंने लैक क्लच साइज की बात करी थी, तो वो भी एक तरह से लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी थी. कि अगर आपको याद हो, मैं फिर से रिकॉल करा दूं, क्लच साइज में हम लोगों ने ये बात करी थी. पी लैक वाज एन इकोलॉजिस्ट हु स्टडीड द एग लेइंग बिहेवियर ऑफ द बर्ड्स, एंड व्हाट ही नोटिस्ड कि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ बर्ड्स जो हैं, वो ऑप्टिमम साइज एंड ऑप्टिमम नंबर ऑफ एग्स ले करती है. अगर आप देखें, किसी भी बर्ड के पास दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. किसी की बर्ड्स के पास दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. कैसे ऑप्शंस हो गए? एक क्या हो सकता है, दे कैन गो फॉर सिंगल लार्ज एग लाइक ऑस्ट्रिच. सिंगल लार्ज एग एडवांटेज क्या है? लार्ज एग है, इनफ ऑफ फूड मटेरियल होगा, तो अर्ली सर्वाइवल जाइगोट का ज्यादा कंफर्टेबल होगा जाइगोट के लिए. ठीक है, बट डिसएडवांटेज क्या हो? सिंगल एग, फॉर सम रीजन इफ दैट एग गेट्स डिस्ट्रॉयड, सो दैट जनरेशन, दैट रिप्रोडक्टिव साइकिल में कोई अब नई जनरेशन पैदा नहीं हो सकती. इट हैज टू वेट फॉर नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल. ठीक है, तो ये तो हो गया कि मतलब आप इस तरह से समझ लें कि उसने ऑप्शन था आइदर टू गो फॉर, मतलब एक कॉन्टिन्यूम का एक पार्ट हो गया कि इट वाज प्रेफरिंग टू गो फॉर सिंगल लार्ज एग, एंड यू हैव द एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रिच. नाउ you can go to other side of the continuum where you have many eggs smaller in size, because they have got that. जैसे आप कह सकते हैं ना, किसी के पास एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी या किसी करेंसी बोल लो, तो अब इसके पॉसिबिलिटी का या तो पूरे का पूरा यूटिलाइज कर ले, जैसा वैसा एक सिंगल बड़ा यूटिलाइज कर ले, या क्या कर ले, ढेर सारे छोटे बना ले. जैसे नेशनल पार्क के केस में भी हम लोगों ने, या सिंगल लार्ज और सेवरल स्मॉल, वो उसी तरह से आप समझ लीजिए. तो सेवरल स्मॉल एग कुड बी द अनदर कंटिन्यूम. एंड इसका एडवांटेज क्या था, अगर आपको याद हो कि देयर वर सेवरल एग्स, so even if some of them get destroyed, at least few of them they survive, so at least that reproductive cycle will produce some individuals to further the chances of survival of the species. But because these eggs are small in size, they are carrying less of water, less of food material, so early survival, zygotic development is going to be difficult. ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन है. तो इसी तरह कि मतलब आपके पास आप जो यूनिट एनर्जी है या यूनिट जो भी आपके पास है, उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, ये हम लोग पढ़ते हैं लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी में.
अरे भाई, आज मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी लार्जली कंसर्न इट्स लाइफटाइम पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज की बात करें, रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज डिफर अमंग एन ऑर्गेनिज्म with some breeding continuously and others in discrete intervals and still others just once in lifetime। ठीक है। अब फिर अगर मैं आपसे पूछूं, याद होगा मैंने आपको, जिन लोगों ने ग्लॉसरी के क्लासेस मेरे साथ करें, मैंने कुछ दो टर्म यूज कर रहे थे, इटेरोपैरिटी एंड सेमल पैरिटी। शाहीन, ये शब्द यूज करे थे मैंने। काजल थे उस क्लास में, आयुषी, आयुषी और विष्णु मेरे ख्याल से उसमें नहीं होंगे। एक एक मैंने जनरल क्लास लिया था इकोलॉजी के डिस्कशंस के लिए। अच्छा, आयुषी थी। याद है मैंने कुछ बताया था, सेमल पैरिटी, इटेरोपैरिटी, है ना? Heteropares were the organism which were giving birth to young ones more than once in their life span. And Semalpares were the ones who were giving young ones birth to young ones only once in their life span. And I gave an example of bamboo also. याद है? हिमांशी इस समय कुछ बोली थी, मैंने कहा था नहीं, बम्बू का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज भी कई तरीके की हो सकती हैं। तो एक तो सेमल पैरिटी वाली कॉन्सेप्ट होगी, सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स इन वन सिंगल रिप्रोडक्टिव। विष्णु, सेमल पैरिटी आ गया, आपकी बुक पहुंच गई ना यार विष्णु? अच्छा, पढ़ना शुरू करो। सेमल पैरिटी दिख गया? ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग इन अ सिंगल रिप्रोडक्टिव इवेंट। दिस पैटर्न इज कॉल्ड सेमल पैरिटी एंड अकर इन ऑर्गेनिज्म एज डाइवर्स एज सैलमन, बम्बू, यक्का प्लांट्स। एग्जाम्पल याद रखिएगा। Each individual of which reproduces once and only once and then dies. Simulparous organism may live for many years before reproducing, as do the yuccas, or they may annual plants and develop from seed, flower and drop। एक ही साल में, तो एक ही बार ऑब्वियसली, उसके बाद लाइफ स्पॉन खत्म हो जाता है, या मल्टी, दे कुड बी पेरिनियल प्लांट्स बट स्टिल दे प्रोड्यूस, या दे ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ स्पॉन। दूसरी इटेरोपैरिटी हो गया। द कंट्रास्टिंग पैटर्न इज रिपीटेड रिप्रोडक्शन, है ना? वहां सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन थे, रिपीटेड रिप्रोडक्शन। और इटेरोपैरिटी वेर एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन सक्सेसिव ईयर्स ऑफ ब्रीडिंग सीजन, यानी हर ब्रीडिंग सीजन में यंग वंस को जन्म देना। Among Heteropares organisms, there is much variation in the number of clutches and in the number of offsprings per clutches. In few organisms, few species, individuals reproduce repeatedly and at any time of the year. This behavior is known as continuous heteropairity and is exhibited by some tropical species, many parasites, and of course humans. If the survival of juveniles is very poor, unpredictable, selection favors repeated reproduction and long reproductive life, obviously, to spread the risk of reproducing over a longer period and to increase the chances of their juvenile, है ना? This reproductive stage is called bet hedging। मतलब आप कई बार बच्चों को जन्म देते हो तो एटलीस्ट कुछ तो सर्वाइव करेंगे। bet hedging, अपनी bet जो आपने लगाई उसके जीतने के चांसेस बढ़ा देना, ये कहने का bet hedging। ठीक है? So if you are producing young ones to many times in their life span, so even if one of them generation does not survive, at least other will survive. So chances of survival of a species will be greater. This is what we call bet hedging। ये पॉइंट समझ में आया सबको? मैंने स्लाइड चेंज करी, उतनी बात सबको समझ में आई थी? ठीक है। एज स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट को भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम लोग सेमल पैरिटी, इटेरोपैरिटी की बात करते हैं। The reproductive strategy employed by an organism has a strong effect on the subsequent structure of population. Seminiparous organisms often produce group of the same aged young called cohorts that grow at the similar rate. Heteroparous organisms have a great, कि एक साथ, अब जैसे एनुअल प्लांट्स की बात कर लें या बम्बू में भी आप देखिए जब फ्लावरिंग आती है ना, तो जिन लोगों ने, मतलब जो लोग, मैंने तो नहीं देखा भाई, जो पढ़ा है, जो सुना है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एक साथ बम्बू का फॉरेस्ट पूरा फिर फ्लावर करता है, फिर वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, जिन लोगों को देखने का मौका मिला हो, हेटेरोपेरस में जो अब एक साथ सब ब्लूम कर रहे हैं, एक साथ यंग वंस पैदा, सब एक लाइफ स्पॉन, सेम लाइफ स्पॉन के होंगे। जबकि हेटेरोपेरस में एक 2 साल का, एक 4 साल का, एक 5 साल का, अलग-अलग समय पे ब्रीडिंग हुई है। तो हेटेरोपेरस ऑर्गेनिज्म हैव अ ग्रेट मैनी यंग ऑफ डिफरेंट, many youngs of different age because
The parents reproduce every year. The age structure of population can be characterized by specific age categories such as in years, है ना? आप किसी भी स्ट्रैटेजी, किसी भी तरीके से उनको अलग-अलग एज स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हो। किसके केस में? इट्रोपैरस के केस में। जबकि सेमिपेरस में सब सिमिलर एज स्ट्रक्चर्स के होते हैं। लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी में मेटिंग सिस्टम्स भी आते हैं। मेटिंग सिस्टम 2 प्रोमिनेंट आपने सुने, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। पॉलीगैमी में भी 2 तरह पॉसिबिलिटी है, पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री, है ना? तो ये मैं स्किप करूँगा, ये आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा। इंटरेस्टिंग सी चीज़ें पहले सबने पढ़ा हुआ है। पढ़ लेना। अच्छा, ऐसा नहीं मैं नहीं कर रहा तो आप लोग छोड़ दो। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलूँ? वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है? जो पढ़ा है ना उसको अप्लाई कर लेना, याद नहीं करना पड़ेगा। आर वर्सेस के सिलेक्शन। ठीक है, थोड़ी-सी थ्योरी आपकी बुक में दी है कि इसको किसने प्रपोज़ किया, तो बाद में एआई प्रियंका ने इसको इम्प्रूव किया था, जिनकी बुक से मैं ये चैप्टर मैंने ये टेबल एआई प्रियंका की इवोल्यूशनरी बुक से ही ये टेबल। अच्छा, उन्हीं ने इस कॉन्सेप्ट को फर्दर इम्प्रूव किया था। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने स्मॉल आर भी पढ़ा है, पॉपुलेशन ग्रोथ में के भी पढ़ा है। स्मॉल आर वाज़ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ एंड के वाज़ द कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, स्मॉल आर टेंड्स टू इंडिकेट टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब कितना रिप्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है? और ज़्यादा और के केस में क्या होगा कि वो पॉपुलेशन के स्ट्रेंथ की बात करें, इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ की बात, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रेंथ है, कितना मतलब उसका लाइफ स्पॉन होता है। अभी देखें 2 तरह की जो लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजीज़ डिवाइड करें कि के सिलेक्टिव स्पीशीज़ जो हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो बेटर कॉम्पिटिटर्स होते हैं, लॉन्ग लाइफ स्पॉन्स होते हैं, तो आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्लाइमेट की अगर हम लोग बात करें, कि आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ स्पीशीज़ किस टाइप के क्लाइमेट में पाई जाती है, और के सिलेक्टेड स्पीशीज़ कैसे क्लाइमेट में पाई जा सकती है। अब देखिए, के सेलेक्टेड स्पीशीज़ और आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ में जो सबसे मेजर पहले ही डिफरेंस हम लोगों ने बोला कि आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ का मेजर एम्फेसिस क्या है? ढेर सारी प्रोजेनीज़ को प्रोड्यूस करना, ठीक है? और के सेलेक्टेड का मेजर एम्फेसिस किस बात पे है? कि सिंगल बट बेटर कॉम्पिटिटर, मोर कॉम्पिटेंट प्रोजेनीज़ को प्रोड्यूस करना। तो आप देखिए, अगर एक सिंगल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसी स्पीशीज़ अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं करेगी। क्योंकि भाई आपने लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया, प्रोजेनीज प्रोड्यूस किया, अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन काफियों की डेथ होगी, तो वो स्पीशीज सर्वाइव ही नहीं करेगी। तो जहां पे अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस होती हैं, वेरी वेरी अनसर्टेन कंडीशंस होती हैं, वहां पे के सेलेक्टेड स्ट्रेटजी नहीं होगी, वहां पे आर सेलेक्टेड स्ट्रेटजी होगी, so that you produce many offspring, so at least some of them survive and the species continues to survive. K selected species would prefer to live in areas which are fairly constant, which are fairly predictable and most conditions are more certain. You know कि इस समय winter होगा, इस समय summer होगा, मतलब they knew something about, और जहाँ पे बहुत ही extremes conditions, unpredictable conditions, वहाँ पे K selected species नहीं, वहाँ पे R selected species पाई जाती है। अब mortality की बात करें, जब ढेर सारी प्रोजेनीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस है, तो लॉजिकली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कभी मॉर्टेलिटी डेंसिटी डिपेंडेंट नहीं होगी, रादर इट विल बी डेंसिटी इंडिपेंडेंट, कैटास्ट्रोफिक, नॉन डायरेक्टेड। डेंसिटी इंडिपेंडेंट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो ऐसी कंडीशंस में रह रही है, अभी पहले हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में बोली, दे आर रिसाइडिंग इन एरियाज वेयर कंडीशंस आर अनप्रेडिक्टेबल और वेरिएबल। सो ऐसी कंडीशंस में कभी संख्या उनकी इतनी बढ़ ही नहीं पाएगी कि डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर ऑपरेट कर सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? बिकॉज दे आर लिविंग इन सच एडवर्स कंडीशंस, सो देयर नंबर्स विल नेवर इंक्रीज टू एन एक्सटेंट दैट density dependent factor could operate, so their species number, so their density would be regulated by density independent factors. But K selected species, as we said in the earlier itself, they are growing in a very stable environment where conditions are quite certain. So obviously, they could increase to such numbers that they start competing with each other. And in that case, their species mortality would be because of density dependent factors. And you see, look at the survivorship curve. What kind of survival curves they will show? R selected species tend to show type 3. Type 3 में क्या था याद है?
टाइप 3 ऐसा था, ये टाइप 2 था, ये टाइप 1 था, ठीक है? अब टाइप 3 के केस में अगर आप देखें, तो हो क्या रहा है कि शुरुआत की एज में यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप दिया था, ठीक है? यहाँ पे एज दिया था, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम सर्वाइवरशिप की बात कर रहे हैं, तो देखिए शुरुआत में सर्वाइवरशिप बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है। तो वो आपको देखो दिखाई देगा आर सेलेक्टिव ढेर सारी प्रोजेनीज़ प्रोड्यूस करेंगे, मैनी ऑफ देम विल डाई, few of them will survive, those survive, they will live their whole of the life. ठीक है? इस केस में हम लोगों को मोर्टेलिटी कैसी मिल रही है? डेंसिटी इंडिपेंडेंट और सर्वाइवशिप कौन सा मिला है? टाइप 3 मिल रहा है। जबकि के सेलेक्टिव स्पीशीज बिकॉज़ दे आर लिविंग इन एक्सीलेंट कंडीशंस, फेयरली कांस्टेंट कंडीशंस, and obviously their mortality is not density dependent, so they tend to show what we call type 1 and type 2 curve. ठीक है? ये तीनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं, आप लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं? ये तीनों पॉइंट कनेक्टेड है, हर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ऐसा फील हो रहा है आपको कि नहीं? एंड यू कैन फील कि आर सेलेक्टेड की रिक्वायरमेंट ये होगी, के सेलेक्टेड की रिक्वायरमेंट ये होगी। अब पॉपुलेशन साइज अगर आप नीचे ना भी पढ़ें, अगर इतना आपको पता है वेरिएबल कंडीशंस में डेंसिटी इंडिपेंडेंट मोर्टेलिटी है, तो क्या ऐसी स्पीशीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचेगी? रीड नहीं करना, ऐसी लॉजिकली बताना। क्या आर सेलेक्टेड स्पीशीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच पाएगी? क्या are selected species which is living in a variable and unpredictable climate where density independent mortality is happening and they are showing type 3 survivorship curve, will that species ever reach its carrying capacity? उसको मौके नहीं मिलेगा यार, बात समझ आई? So variable in time, non-equilibrium, usually well below carrying capacity of the environment, unsaturated communities of portions thereof, ecological vacuum, recolonization each year. हर साल रिकोलोनाइजेशन की जरूरत होगी क्योंकि वो नंबर्स उनके इतनी तेजी से मतलब डिक्लाइन करते हैं, उनकी इतनी ज्यादा डेथ्स होती हैं, सो यू हैव टू गो फॉर रिकोलोनाइजेशन एवरी ईयर। जबकि अगर हम लोग के सेलेक्टिव स्पीशीज की बात करें, जो ऊपर की कंडीशन से ही पता चल रहा है, सच स्पीशीज विल गेट इनफ टाइम टू रीच कैरिंग कैपेसिटी, यानी सी कैरिंग कैपेसिटी पहुंच रहे हैं, संख्या बहुत ज्यादा, क्रिटिकल कंडीशंस, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। So fairly constant equilibrium they can reach near carrying capacity of the environment. Saturated communities, चूंकि लॉन्ग लाइफ स्पॉन है, स्टेबल communities हैं, है ना, तो यू डोंट नीड रिकोलोनेशन एवरी ईयर लाइक इन द केस ऑफ आर सिलेक्टिव स्पीशीज। ठीक है, कंपटीशन की बात करें, अब देखिए आर सिलेक्टिव स्पीशीज हम लोगों ने पहले ही बोला कि उनकी डेंसिटी कभी इतनी इंक्रीज ही नहीं हो पा रही है कि डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर काम कर पाए। तो जब डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं, तो इनके बीच में कंपटीशन जो है कम होगा, रिलैक्स्ड होंगी। जबकि के सेलेक्टिव स्पीशीज विल बी showing strong competition amongst them. So I have written is usually keen, like इस वाले केस में variable often lacks. नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए, सिलेक्शन फेवर। सिलेक्शन जो है किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी स्पीशीज में पसंद करेगा। अब ये भी सब सोचने वाला, आपको याद नहीं करना, फर्स्ट टाइम जरूर आप जानना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप समझ लोगे, याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए सिलेक्शन ऐसी, लॉजिकली सोचिए, आर सिलेक्टेड स्पीशीज है, अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस में रह रही है, ठीक है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स उसकी मोर्टेलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व शो कर रहा है, और ऑब्वियसली उनके यहाँ कंपटीशन ना के बराबर है। अब ऐसे केस में आप समझ सकते हैं आर सेलेक्टेड स्पीशीज मस्ट शो सम काइंड ऑफ रैपिड डेवलपमेंट सो दैट इट इजीली कंप्लीट इट्स लाइफ स्पॉन, छोटे समय अपनी लाइफ स्पॉन को कंप्लीट कर ले, तो रैपिड डेवलपमेंट शो करेगा एंड इट विल शो मैक्सिमम आर मैक्स वैल्यू। आर मैक्स वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा होगा, आर जो है मैक्सिमम पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं, तो अगर आर की वैल्यू ज्यादा, दे विल प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी, bet hedging, so that at least some of them will survive. ठीक है, they will show early reproduction, early age में reproduction, छोटा life span वैसे ही उनका, so they will start reproducing at a shorter age, है ना, early reproduction. They will have small body size and they tend to show what we call semal parity. छोटा life span है, इटोपैरस नहीं हो सकते, ought to be semal parity. मैंने बोला ना, हर पॉइंट कनेक्टेड है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप एक बार सोच लीजिए। अब ढेर सारी ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही है, तभी तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे थे, कंपटीशन था नहीं। एंड यू सी, जब ढेर सारी ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे तो क्या पेरेंटल केयर पॉसिबल है? तो दे डू नॉट शो पेरेंटल केयर, सो दे नो पेरेंटल केयर। ठीक है, हर पॉइंट क्लियर है इस वेरिएबल इस वाले का, क्या आर सेलेक्टेड स्पीशीज में सब पॉइंट्स क्लियर है सबको? विष्णु, हिमाश्री, आयुषी,
ठीक है? अब यही चीज़ हम लोग केस सेलेक्टेड स्पीशीज़ के ऊपर अप्लाई करके देखें वहाँ पे क्या हो रहा है। केस सेलेक्टेड स्पीशीज़ के केस में यू सी स्लोअर डेवलपमेंट जस्ट अपोज़िट चलते चले आइए। ग्रेटर कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज़, डिलेड रिप्रोडक्शन ल अब जब बेटर कॉम्पिटिटर कौन होगा जो बॉडी साइज़ में बड़ा हो, है ना? तो द लार्जर बॉडी साइज़ and long life span है, so they tend to show what we call repeated reproduction, what we call heteroparity. And obviously they will produce bigger progeny, so it's going to be less in number, so they see produce fewer larger progeny. Okay, and when you're producing fewer progeny, so parental care is almost possible. So they show parental care, while parental care was not being shown by the R selected species. Length of life span इनमें छोटा है, less than a year usually. यहाँ पे longer, more than a year. Leads to R selected species के emphasis productivity पे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनीज प्रोड्यूस करो, जबकि K selected species की क्या efficiency, एक but strong प्रोजेनीज प्रोड्यूस करो, less but strong प्रोजेनीज प्रोड्यूस करो. Again next point, अगर ना भी देखें तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि अगर आपसे पूछा है कि आर सेलेक्टेड स्पीशीज, आई होप आप लोग सोचने की कोशिश करना कि इफ यू आर आस्क्ड व्हिच काइंड ऑफ फीचर्स शुड बी एन स्पीशीज ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ सक्सेशन, जो अर्ली स्टेज ऑफ सक्सेशन जो स्पीशीज आ रही है उसमें कैसे फीचर्स होने चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए तो आप सोच के बोल सकते हैं यार ढेर सारे प्रोजेनिस प्रोड्यूस करना चाहिए, छोटा लाइफ स्पॉन होना चाहिए, वो ही सब फीचर्स जो आर सेलेक्टेड में पाए जाते हैं और वो आपको फिर अगर आप देखें कि सक्सेशन के दौरान जो शुरुआत की स्पीशीज होते हैं, शुरुआत की स्पीशीज कौन सी होती है नॉर्मली, है ना, वो घास फूस है ना, इस टाइप की चीजें, तो ये वो स्पीशीज हैं जो अगर आपको याद हो मैंने दो और शब्द बताए थे ग्लॉसरी के समय, वन ऑफ देम वाज रेजिलियंस एंड अदर वाज रेजिस्टेंस. आई एम रिपीटिंग दैट क्वेश्चन. जो अर्ली स्टेज ऑफ सक्सेशन में जो स्पीशीज आती हैं उनमें रेजिलियंस कम होता है कि ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होता है कि ज्यादा होता है? सोच के जवाब दीजिए. अर्ली स्टेज ऑफ सक्सेस जो स्पीशीज आ रही है, रेजिलियंस और रेजिस्टेंस, अगर याद नहीं आ रहा हो मैं बता दे रहा हूं. रेजिलियंस वाज द एबिलिटी ऑफ ए स्पीशीज टू कम बैक टू द नॉर्मल आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड. ओके, एंड रेजिस्टेंस वाज द एबिलिटी ऑफ द स्पीशीज टू रेजिस्ट बीइंग डिस्टर्ब्ड. ठीक है, तो जो अर्ली स्टेज में जो पायोनियर स्पीशीज होती हैं दे टेंड टू शो हाई रेजिलियंस एंड लो रेजिस्टेंस. बिल्कुल सही विष्णु. ठीक है, और जो लेट क्लाइमेक्स कम्युनिटीज होती है दे टेंड टू शो लेस रेजिलियंस एंड हाई रेजिस्टेंस. ठीक है, उसी तरह हम लोग आर सेलेक्टेड स्पीशीज की बात करें तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज दे आर the ones which come early during succession, while the K selected species are the ones which came during late or climax stage. ठीक है, तो ये जो टेबल मैंने आपको दिखाई, क्या इसमें कोई पॉइंट ऐसा जो आपको ना समझ में आ रहा हो? कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो इस टेबल में? दिस टेबल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बताओ भाई, मैंने पूछा ऐसा कुछ है तो नहीं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? टेबल का कोई भी पॉइंट इस वाली स्लाइड में, इससे पहली वाली स्लाइड में कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? मैं जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे ड्राफ्ट कर रहा हूँ कि आप सोच समझ के यस या नो लिखें. शाहीन गॉट माय पॉइंट. बताओ भाई, विष्णु, हिमाश्री, कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको ना समझ में आ रहा हो? पक्का? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. सर इंटर इंट्रा स्पेसिफिक वाला, इंटर इंट्रा कहाँ पे बताया भाई? हिमाश्री, कहाँ पे बताया? कंपटीशन वाले में. ओके, कंपटीशन वाले में देखो, हम लोग जब स्पीशीज की बात करते हैं तो स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ, लाइक हम लोग नॉर्मली जब पॉपुलेशन की बात करें तो वी टेंड टू टेक मतलब एक सिंगल स्पीशीज, है ना. जहाँ जहाँ पे आर सेलेक्टेड स्पीशीज केस है तो हम लोग क्या करें, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें विच बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. इन जनरल आप सोचिए, जब संख्या ज्यादा होगी तो उनके बीच में कंपटीशन ज्यादा होगा कि कम होगा? हिमाश्री, संख्या जब ज़्यादा होगी, नंबर्स ज़्यादा होंगे, तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, ठीक है? बट यहाँ पे कैच क्या है कि दे आर ग्रोइंग इन वेरी अनसर्टेन कंडीशंस.
So despite they're producing more number of progenies, but that does not mean all those individuals are surviving to the point of adulthood. ठीक है? तो चूँकि अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस में तो उनके बीच में कभी भी कॉम्पिटिशन हाई नहीं हो पाएगा। जबकि के सेलेक्टेड स्पीशीज़ में क्या है, दे आर ग्रोइंग इन सच ब्यूटीफुल कंडीशंस कि अगर थोड़ी भी प्रोजेनीज़ प्रोड्यूस करें, वो सब सर्वाइव कर लेंगे। सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कॉम्पिटिशन अमंग्स देम विल इंक्रीज़। ठीक है? और इंटर इंट्रा इन द सेंस लाइक हम लोग जब के सेलेक्टेड स्पीशीज या आर सेलेक्टेड स्पीशीज की बात करें तो उसमें इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज और इंडिविजुअल अदर स्पीशीज की बात करें which might be having some overlapping nature requirement. So in that case, inter and intra-species competition both will operate. ठीक है? अभी क्लियर है हिमाश्री? Did you get point? आपका सवाल का जवाब मिला कि नहीं? पक्का? ठीक है। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट है इकोटोन की। अगेन उसमें भी कोई क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इकोटोन्स ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग क्या कहते हैं उसकी बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे मैंने शेप्स की बात करी थी कि रेक्टेंगुलर के कंपैरिजन में स्क्वायर और सर्कुलर नेशनल पार्क्स आर प्रिफर्ड फॉर द रीजन, जरा बताइए क्या वजह थी? स्क्वायर को क्यों प्रेफर कर रहे थे? उसमें एज टू क्या दो शब्द यूज कर रहे थे ना, पेरीमीटर टू एरिया या एज टू एरिया रेशियो, उसकी बात करी थी। बिल्कुल सही आयुषी। ठीक है, तो व्हाट वाज एज? एज क्या हुआ? जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर मान लीजिए मैं कहीं पे भी एक आपको कोई इकोसिस्टम बना, लाइक दिस इज अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, एंड दिस इज अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड सपोज यहाँ पे फॉरेस्ट खत्म हुआ है एंड देन यू हैव ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, अब लॉजिकली देखिए कि हॉलीवुड मूवीज की तरह ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से यहाँ पैर निकाला और सीधे फॉरेस्ट से ग्रासलैंड में आ गए। रियलिटी क्या होता है? ये एक ट्रांजिशन ज़ोन होता है जहाँ धीरे-धीरे फॉरेस्ट थिन होने लगेगा, ग्रासलैंड होने लगेगा, यहाँ पे मिक्स्ड वेजिटेशंस होंगी, फिर प्योर ग्रासलैंड आएगा। ऐसे इधर से मूव करोगे तो ये प्योर ग्रासलैंड, फिर मिक्स ऑफ ग्रासलैंड फॉरेस्ट, फिर लाइट फॉरेस्ट एंड देन प्रॉपर फॉरेस्ट आएगा। सो जो ये 2 एरिया, 2 जो बीच का जो ट्रांजिशन ज़ोन है, जो 2 कम्युनिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, इस ट्रांजिशन ज़ोन को हम लोग बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? व्हाट इज़ इकोटोन? 2 कम्युनिटीज़ का जो ट्रांजिशन ज़ोन है, उसको हम लोग इकोटोन्स बोलते हैं। ठीक है? जो मैंने बोला कि ऐसा नहीं एब्रप्ट एक इकोसिस्टम को एक दूसरा स्टार्ट हुआ। रियलिटी में क्या होता है, पहला वाला थिन होना जाता है, दूसरा वाला स्टार्ट होना शुरू करता है। आइए फिर से थ्योरी पे जाते हैं। तो एन इकोटोन इज़ द ट्रांजिशन ज़ोन बिटवीन 2 और मोर डाइवर्स कम्युनिटीज़। जैसे मैं अभी फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एग्ज़ाम्पल लिया। For example, between forest and grassland or between a soft bottom and harder bottom marine community. It is a junction zone or tension belt which may have considerable linear extent. अच्छा, इसकी width बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पर linearly पूरे forest के साथ जा सकता है, which may have considerable linear extent but is narrower. अब देखिए इसकी width जो है इन दोनों communities की, इन दोनों ecosystem के comparison में कम है। ठीक है, तो वही बात करें कि इट इज अ जंक्शन जोन और टेंशन बेल्ट विच मे हैव कंसिडरेबल लीनियर एक्सटेंट बट इज नैरोअर देन द एडजॉइनिंग कम्युनिटी एरिया देमसेल्व्स। ठीक है, तो अगर आप देखिए एडजॉइनिंग कम्युनिटी एरिया का कंपैरिजन काफी नैरो है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और इस अभी हम आपको बताएंगे, आगे इसमें स्लाइड्स में आता है कि जो इकोटोन की कॉन्सेप्ट इज मोर एप्लीकेशन इन केस ऑफ बर्ड्स। अच्छा, सम स्पीशीज ऑफ बर्ड्स अभी बताएंगे, लाइक केस्ट्रल है, अगर आपको बर्ड्स पे शौक हो उनको बर्ड वॉचिंग करने का, तो यू नो सर्टेन स्पीशीज विच टेंड टू live in transition zones only. They do not live in dense forest, they do not live in ना ग्रासलैंड और वन फॉरेस्ट। बीच के एरिया में तो आपको अगर उस टाइप की बर्ड को ढूंढना है ना, आप वैसे एरिया में वहाँ देखने को मिल जाती है। The equatorial community commonly contains many of the organisms of each of the overlapping community. है ना? जो इक्वेटोरियल एरिया, जो बीच वाला एरिया, उसमें फॉरेस्ट के भी स्पीशीज प्रेजेंट होंगी, ग्रासलैंड की भी स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है? सो ऑफन बोथ द नंबर ऑफ स्पीशीज, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफन बोथ द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ दीज स्पीशीज आर ग्रेटर इन द
ecotone than in the communities flanking it. ठीक है, ऑफन बोथ द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन, नंबर ऑफ स्पीशीज डेंसिटी, वो दोनों क्या होता है, वो ज्यादा होता है. ठीक है, सम ऑफ द स्पीशीज आर ग्रेटर इन इकोटोन देन इन द कम्युनिटीज फ्लैंकिंग देमसेल्व्स. क्यों? अब जरा इसी तरह अगर डायग्राम पे ध्यान दीजिए, इस वाले एरिया की हम बात करें तो यहाँ पे इस वाले इकोसिस्टम की भी स्पीशीज है, यहाँ वाले इकोसिस्टम की भी स्पीशीज है, और कुछ स्पीशीज ऐसी होंगी जो यूनिक होती हैं ऐसे जगह पर रहने के लिए. दे कैन नॉट सर्वाइव इन ईदर दिस कम्युनिटी, दे कुड सर्वाइव ओनली इन द ट्रांजिशन जोन. ठीक है, तो कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती है, जिस वजह से अगर आप आगे डायग्राम पे ध्यान देंगे तो वो आपको दिखाई देगा. लेकिन इस वाले डायग्राम पे देखें अगर हम लोग, अरे भाई, ठीक है, सबको दिख रहा है. अब इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, चूंकि इस वाले एरिया में यहाँ की भी स्पीशीज हैं, इधर की भी कुछ स्पीशीज हैं, और कुछ स्पीशीज जो केवल यहीं पे पाई जाती है, जिस वजह पे यहाँ पे डाइवर्सिटी अगर आप देखें तो इन दोनों एरिया के कंपैरिजन में इस ट्रांजिशन जोन में डाइवर्सिटी ज्यादा है. ठीक है, इस फिनोमेना, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ओके, सो फिर से मैं रीड आउट कर रहा हूँ कि ऑफन बोथ द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी of some of these species are greater in the ecotone than in the communities flanking theirs. Like ecotone में ज्यादा है बजाय फॉरेस्ट या ग्रासलैंड का, अगर हम लोग एग्जांपल लेके चले. The tendency of for increased variety and density, okay, the tendency for increased variety and density at community junction is known as edge effect. जो इकोटोन ने जो हायर स्पीशीज डेंसिटी अभी हम लोगों ने देखी उस डायग्राम में, that can be explained by a concept of edge effect. Okay. Furthermore, some species actually require, as part of the habitat or as part of their life history, two or more adjacent communities that differ greatly in structure. Organisms which occur primarily or are most abundant or spend the greatest amount of time in the ecotone, ऐसी species which spend more time in the ecotonal area than in the adjoining communities, such species are known as edge species. तो definition edge effect की समझ में आई? What is edge effect? सबको समझ में आ रहा है? विष्णु, आयुषी, what is edge effect समझ में आ रहा है? Edge effect is the increase in tendency of increase in species richness in the ecotonal area. And such species which tend to prefer to live in the ecotonal areas or in the edge areas are known as edge species. In terrestrial communities, the concept of edge effect has been found to be especially applicable in bird population, जहाँ पे especially concept को आप बहुत अच्छे से study कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि वाई स्पीशीज डाइवर्सिटी इज ग्रेटर इन द इकोटोनल एरिया. क्यों? क्योंकि वहां पे इस हैबिटाट की भी प्रॉपर्टीज है, इस हैबिटाट की भी प्रॉपर्टीज है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो यूनिक है इसके लिए. So it has got more diverse kind of community, and therefore the total species richness tends to be greater in the ecotonal area. And this phenomenon of increase in species richness in ecotonal area is what we call edge effect, and the species which prefer to live in the edge areas are known as edge species. Clear इतना सब कुछ? ठीक है, छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट है बट मतलब की कॉन्सेप्ट है. ठीक है, फिर हम लोग एक और नई कॉन्सेप्ट करेंगे इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स की. ठीक है, अब देखिए एनर्जी के टर्म्स में इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कोई भी इकोसिस्टम के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वो तो सनलाइट है. ठीक है, और सनलाइट की अवेलेबिलिटी आप भी जानते हैं वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है. ठीक है, अभी हम लोग इन जनरल आप देखो, इफ यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर लाइक लैटिट्यूड जीरो लैटिट्यूड इक्वेटर से, एंड इफ यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द
लाइक पोलर एरिया, तो आप जानते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट क्या होती है, कम होती चली जाती है, ठीक है? और सनलाइट हैज़ अ वेरी स्ट्रांग इन्फ्लुएंस with the photosynthetic ability, or in a way you can say the availability of energy in per se for the vegetation for the species. ठीक है? तो वो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इकोलॉजिकल एनालिटिक्स कई पर्सपेक्टिव में हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी स्टडी हमारे लिए। और इसीलिए और ये इस पे अब काफ़ी काम भी हुआ है, तो बहुत सारी नई कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुई हैं। और आई सॉ उन कॉन्सेप्ट में इस बार जो सीएसआर का पेपर भी सेंटिनेट लाइफ साइंसेज को आते हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट ट्रॉफिक कास्केड की। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे मेरा वीडियो वॉच किया होगा इकोलॉजिकल एनालिटिक्स का, आज से 1.5-2 साल पहले का, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ाई थी, ट्रॉफिक कास्केड की कॉन्सेप्ट। और उसके ऊपर क्वेश्चन सीएसआर में इस बार एग्जाम में आया था। ठीक है, आपके यहाँ भी छुपा-छुपा के इस टाइप की कॉन्सेप्ट नई चीज़ों पे पूछते हैं। वैसे आपके यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं डिज़ाइन करते हैं, बट हाँ, अभी तो धीरे-धीरे इम्प्रूव, पिछले कुछ समय हो रहा था कि बहुत अच्छा से इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर पिछले वाले एग्ज़ाम की बात करूँ, फिर उन्हें रद्दी वाला काम किया, वो घटिया से क्वेश्चन्स और फिर वही स्ट्रैटेजी। तो मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ज़्यादा जानते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी की कॉन्सेप्ट करते हैं। हिमाश्री, कीस्टोन स्पीशीज़ का अच्छा उदाहरण देके तुमको समझाते हैं बेटा। एलिफेंट सबको पता है, ठीक है? अच्छा, सवाना ग्रासलैंड्स जानती हो बेटा? सवाना ग्रासलैंड्स अफ्रीका में पाए जाते हैं। दे आर काइंड ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कोई बताना चाहेगा? सवाना ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है? क्यों भाई? कोई नहीं बताएगा, किसी को तो पता होगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स है? ग्लॉसी वाले दिन ये काम मैंने दिया था आप लोगों को, है ना? अच्छा देखें, ज़रा पूछें। नहीं, कई बार इसमें मैं पूछ चुका। हाँ, हिमाश्री, बिल्कुल सही बेटा। देखो फ़रहत आराम से जवाब देती है, उसको पता है सब चीज़ें। अ, ठीक है? तो अब देखो सवाना ग्रासलैंड की डेफ़िनिशन अगर आप देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी के पवन मालूम नहीं क्लास में है कि नहीं है। फ्लावर शो के दिन, अभी भी फ्लावर शो के दिन वो जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस का जो क्या कहते हैं, क्या टेंट बोलो या जो भी लगता है जो, है ना? तो उसमें एक क्विज़ कॉम्पिटिशन वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ठीक है? तो उधर तो मुझे याद है कई सालों तक वो चीज़ें पूछते रहते थे। एक तो साइबेरियन क्रेन और नॉर्मल क्रेन की फ़ोटो लगा देते थे और उसपे कमेंट करने, उसमें छोटे-छोटे प्राइज़ से मिलते थे। और एक वो लोग क्या करते थे, फ़ोटो लगा देते, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की और एक टेम्परेट ग्रासलैंड की, जिसको ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड, जो सवाना जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की खास बात क्या होती है, सवाना ग्रासलैंड की खास बात क्या होती है, इट्स नॉट अ टोटली ग्रासलैंड, इट्स अ मिक्स ऑफ ग्रासलैंड एंड श्रब्स। अच्छा, इसको डेफिनिशनली बोलते हैं कि इट्स अ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज़। जबकि जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, पम्पास हो गए, प्रेरी हो गए, स्टेपीज़ हो गए, दीज़ आर 100% ग्रासलैंड, देयर इज़ नो सिंगल ट्री, है ना? ग्लैडिएटर मूवी में देखो, ढेर सारी मूवीज़ में दिखाते हैं, है ना? अभी ढेर सारे नेटफ्लिक्स पे आप उनमें सीरीज़ में देखोगे तो दूर-दूर तक सिर्फ़ आपको ग्रास दिखाई देती है, ये उनकी खास बात होती है। अब देखिए एलिफेंट की आदत क्या होती है, एलिफेंट जब मूव करता है ना, तो जब ग्रासलैंड के थ्रू मूव करेगा तो इसकी क्या आदत होती है, जो ग्रासलैंड की हाइट से कोई भी चीज़ ऊँची दिखाई दी, तो चलते-चलते अपनी ट्रंक से उसको अपरूट करके फेंक देता है। In this way, it keeps the number of trees under check because while moving around, it keeps on uprooting some of these trees. So grassland remains as a grassland. ठीक है? हुआ क्या, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज एलिफेंट्स, नेशनल पार्क्स बना दिए गए, तो बहुत सारे पार्ट ऑफ जो ग्रासलैंड्स थे वहां पे एलिफेंट की एक्सेसिबिलिटी रुक गई। You have confined them in certain areas only. Savannah is a very big grassland. So what happened in those areas where the access of these elephant was stopped, those grasslands starting turn because of human intervention, they started turning into shrubland. And you know, vegetation has a very strong correlation with the kind of fauna residing in that forest. So obviously, if grassland start turning into shrubland, it will have an impact on faunal diversity. So you see, a single species, जहाँ उसको आपने हटा दिया, उस
उस स्पीशीज की वजह से उस इकोसिस्टम की पूरी फंक्शनिंग डिस्ट्रॉय हो गई। ऐसी स्पीशीज को हम कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं। अच्छा, बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर में आप पढ़ लेना अगर आपको इंटरेस्ट हो। मतलब ऐसी स्पीशीज विच इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नंबर, माइंड यू द वर्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नंबर, हैज ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस, irrespective of its number, has a greater influence on ecosystem functioning. Such species are known as keystone species. In this example which I just gave you, elephant was a keystone species because when you are removing elephant, पूरा इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, वो पूरा ग्रासलैंड श्रबलैंड में कन्वर्ट हो जा रहा था। सिंगल स्पीशीज वाज मेंटेनिंग दैट एरिया एज ए ग्रासलैंड, and therefore elephant was a keystone species. हिमाश्री एग्जाम्पल से समझ में आया कीस्टोन स्पीशीज ने डिफिनेशन भी बता दिया आपको। एंड स्पीशीज विच irrespective of its number has a greater influence on ecosystem functioning is known as keystone species. Himashi, did you get answer to your question? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, आई थिंक मे बी आई वाज इन 8th or 9th class, one of the teacher I met him in some party and he just simply asked me, can you tell me what is one way flow of energy? ठीक, वो यही पूछ रहे थे मेरे से। The ultimate source of energy for any ecosystem is sunlight, है ना? And this sunlight, availability of sunlight is fixed by photosynthetic or chemosynthetic activity because they are the one which produce, so by the producer organism, and then this fixed energy is passed on to the next stage of the trophic level. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो शब्द यूज करते हैं प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के समय। एक को बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। अच्छा, क्रॉप से वो वाला क्रॉप नहीं समझ लेना, एक को बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? इट इज द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन एन एरिया एट ए गिवन टाइम, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। बाय स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ बायोमास, बाय बायोमास वी मीन दैट मास ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंड। तो इसलिए हम इसकी यूनिट्स क्या रखते हैं, यूनिट इसको कुड बी लाइक, अगर एनर्जी के टर्म्स में हम करें तो जूल्स पर मीटर स्क्वायर, और ड्राई ऑर्गेनिक मैटर के टर्म्स से किलोग्राम पर हेक्टेयर, और कार्बन के केस में ग्राम कार्बन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट्स होती है। स्टैंडिंग क्रॉप के अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनिक बायोमास फाउंड इन एन एरिया एट ए गिवन टाइम। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? ऑफ एन इकोलॉजिकल सिस्टम, कम्युनिटी और एनी पार्ट देयरऑफ डिफाइंड एज द रेट एट विच, ध्यान दीजिएगा, रेट एट विच रेडिएंट एनर्जी इज स्टोर्ड बाय photosynthetic or chemosynthetic activity of producer organism in the form of organic substance which can be used as food material. It can be expressed in terms of energy के terms में हम लोग इसको करें तो क्या होगा, जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। ऑर्गेनिक कार्बन के केस में बोले, ऑर्गेनिक मैटर के टर्म्स में बोले, यू कैन हैव the respective units like किलोग्राम हेक्टेयर पर ईयर, हम ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में, कार्बन के फॉर्म में ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो आपको यूनिट्स पे थोड़ा नजर रखनी है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? द रेट एट विच द सनलाइट इज बीइंग फिक्स्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स। अब जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म ने फिक्स किया, some of it will be passed on to the herbivores because herbivores feed on the green vegetation. So whatever energy has been fixed by these green plants of the available sunlight, that will be a part of that will be passed on to the next trophic level, that is herbivore. But before that, let's try to differentiate two aspects of primary productivity. One of them is what we call gross primary productivity, the other one is what we call not net primary productivity. Gross primary productivity, it is a total rate of photosynthesis including organic matter used up in respiration during measurement period. अब आपको पता है कि जो organic matter photosynthesis के दौरान fix हो रहा, a part of it is oxidized, is utilized during the process of respiration. So whatever is available, अगर हम लोग उसको हटा दें उस पोर्शन को, तो हम नेट बोलेंगे, और उसको भी इंक्लूड कर लें, जो लॉस्ट रेस्पिरेशन के दौरान हुआ उसको भी इंक्लूड कर लें, सो विल गेट द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Okay, so what it is a total rate of photosynthesis including the organic matter used up in respiration. और हम उस organic matter used up in respiration को अगर consider नहीं करें तो that will become net primary productivity. So it is the rate of storage of organic matter in plant tissue in excess of respiratory utilization by plant during measurement period. इसको हम लोग नेट एसिमिलेशन भी बोलते हैं, एपरेंट फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, जबकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल एसिमिलेशन और
टोटल फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, तो अलग-अलग शब्दों से इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ग्रॉस और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमने डिफरेंशिएट कर लिया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर हम लोग प्लैनेट की देखें, प्लैनेट की, अब देखिए प्लैनेट की हम लोग बात करते हैं, 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद ओशंस, ओनली 30% इज लैंड एरिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे उसका कुछ लेना देना है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ द प्लैनेट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 105 पेटाग्राम ऑफ कार्बन पर ईयर। ठीक है, जिसमें इतने ग्राम इज प्रोड्यूस बाय द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड इतने ग्राम से प्रोड्यूस बाय एक्वेटिक इकोसिस्टम। कुछ समझ में आ रहा है आपको? 70% of the ocean area, the aquatic area, is producing less than 50% of total production. जो टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो रही है, आप देखिए आउट ऑफ टोटल 105, 40.3 is being fixed by the aquatic ecosystem. Rest of it is coming from the terrestrial ecosystem. तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ किसमें ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से हटा सकता है बाय फिक्सिंग द टाइम इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज इन द ओशंस। ठीक है, ओशन हैज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल टू वर्क टू इंक्रीज देयर सिंक कैपेसिटी ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम आपको ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि हम लोग क्यों नहीं यूटिलाइज करते उन मेथड्स को, है ना? वहां पे हम लोग बात करेंगे समथिंग कॉल्ड, आपने सुना होगा, is something called runaway greenhouse effect. You must have heard what we call natural greenhouse effect, what we call enhanced greenhouse effect. There is something called a runaway greenhouse effect that could become an outcome if we play with the ocean chemistry. ठीक है, तो आगे फिर बताएंगे. Thus, although oceans cover 1/2 of the world's surface area, they account for less than half of its production. On the other hand, on the land, tropical rainforests and savanna account between them for about 60% of terrestrial net primary production, reflecting the large areas covered by those biomes and high level of productivity. अब देखिए ये areas itself, जो land areas हैं, despite covering less of the area, और उसमें भी देखिए अगर हम लोग सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सवाना को इंक्लूड करें तो वो दोनों अकेले मिला के टोटल लैंड प्रोडक्शन का 60% प्रोड्यूस कर देते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेजर कैसे करते हैं? ठीक है, तो मेजरमेंट डिपेंड करेगा आप कहाँ पे मेजर होगा। आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर करते हैं तो उसका तरीका क्या है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वी रिलाई ऑन व्हाट वी कॉल हार्वेस्ट मेथड। हार्वेस्ट मेथड में क्या करते हैं कि विल टेक कंट्रोल ऑफ और विल मेजर बायोमास एट 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। तो मान लिए T1 के समय बायोमास B1 था, T2 पे B2 हो गया। सो विल सी व्हाट हाउ इट हैज चेंज्ड। सो जस्ट डिडक्ट B2 से B1 को डिडक्ट कर दोगे तो कितना बायोमास इंक्रीज का उस टाइम इंटरवल वो आपको पता लग जाएगा। अब इस बायोमास को विद द हेल्प ऑफ ए बॉम्ब कैलोरीमीटर यू कैन टर्न दैट, बॉम्ब कैलोरीमीटर की मदद से आप उसको टर्न कर सकते हो एनर्जी के टर्म्स में और उससे आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग इसकी बात करें ना, ये जब कितना मतलब प्रोडक्शन की बात, लाइक इस वाले केस में जैसे हम लोगों ने दो ही एस्पेक्ट लिया कि कितना बायोमास इंक्रीज हुआ। अब बायोमास इंक्रीज होने की वजह, अब जो भी बायोमास चेंज हुआ उसमें और भी चीजें शामिल हो सकती हैं, लाइक बायोमास लॉस बाय डेथ ऑफ प्लांट, बायोमास लॉस टू कंज्यूम ऑर्गेनिज्म। बट हम लोग अपने नॉर्मल डिस्कशन में अगर इसको नहीं शामिल करें तो जितना डिफरेंस है उसको अगर हम लोग एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट कर, लाइक द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन बायोमास में देन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी by measuring the calorific equivalent of the material in the bomb calorimeter. उससे आप calorific equivalent calculate कर सकते हो जो एनर्जी रिलीज हुई। This measurement should be done for each particular species studied as well as for each season of the year. In aquatic ecosystem, primary productivity can be measured by gas exchange technique. Aquatic ecosystem में हम लोग कैसे measure करेंगे प्राइमरी, उसके लिए हम लोग gas exchange method यूज करते हैं। क्या होता है इस मेथड को बड़ा ध्यान से समझिएगा। में से कुछ लोगों ने शायद एक्सपेरिमेंट किया हो। इसको बोलते हैं लाइट एंड डार्क बॉटल मेथड। ठीक है, लाइट एंड डार्क बॉटल मेथड में होता क्या है कि आप 3 बीओडी बॉटल्स ले लेते हो। सब लोगों ने बीओडी बॉटल्स देखी हुई है, 300 ml की होती है ना, और आप उसमें क्या करते हो, जिस भी एक्वेटिक वाटर बॉडी की आपको प्रोडक्टिविटी चेक करनी है आप उस वाटर बॉडी से सैंपल कलेक्ट करोगे। और आई होप आपने सैंपल कलेक्ट करने का तरीका भी देखा होगा कि पर्टिकुलर डेप्थ पे ही करोगे, मल्टीपल टाइम फिल कर सकते हो, so that it does not have any air bubble contamination, because if air bubble contamination is present that will destroy your data. Okay, so now you have
गॉट 3 पीओडी बॉटल्स फिल्ड फुल्ली एंड आपने उनको ढंग से बंद कर रखा है, ठीक है? अच्छा, इन 3 बॉटल्स में एक को हम बोलते हैं इनिशियल बॉटल, है ना? हमने उनको नेमिंग कर दी, एक को हमने बोला इनिशियल बॉटल, उस बॉटल को हमने इमीडिएटली आफ्टर कलेक्टिंग द सैंपल we fix it with a kind of what we call Winkler reagent. This Winkler reagent is utilized for carrying out titration studies to find out the amount of oxygen present at that time. So initial bottle में आपने Winkler reagent डाल के उसको फिक्स कर दिया, ठीक है? दूसरी इस बॉटल को हमने क्या नाम दिया था? इनिशियल बॉटल। अब बची 2 बॉटल्स, उसमें 2 बॉटल में से एक को तो हमने बोल दिया डार्क बॉटल। ठीक है, उस डार्क बॉटल को क्या किया, उस बॉटल में जैसे ही सैंपल लिया था, फिर उसके बाद उसमें क्या करा, चारों तरफ इलेक्ट्रीशियन टेप लगा दिया काला वाला, कि बिल्कुल भी सनलाइट अंदर नहीं पहुँचे। और फिर उसके बाद एक एल्यूमीनियम फॉइल लगा के प्रॉपर मतलब इंश्योर किया कि नो सनलाइट विल रीच द कम्युनिटीज़ प्रेज़ेंट इन द वाटर सैंपल। एंड द थर्ड बॉटल, 3 बॉटल नहीं, उसको ऐसे ही रखा। तो अब नेमिंग क्या होगी, जो पहली बॉटल जिसको तुरंत फिक्स कर दिया उसको तो मैंने इनिशियल बॉटल बोला, जिसको आप इलेक्ट्रीशियन टेप लगा दिया उसको डार्क बॉटल बोला, और तीसरी बॉटल जिसमें आपने कुछ नहीं किया, बस सैंपल लिया, सैंपल बस उस और आपने क्या करा, डार्क बॉटल, ये जो दोनों बॉटल्स है ना, इनको जहां से सैंपल कलेक्ट किया था वहीं पे जाके दोबारा सस्पेंड कर दिया, ठीक है? और फिर कुछ समय वहां से निकाला, फिर उनको भी फिक्स कर दिया। अब देखिए, लॉजिकली सोचिए, डार्क बॉटल और इनिशियल बॉटल को हम कंपैरिजन करें, तो डार्क बॉटल में लेस ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, क्यों भाई? इनिशियल बॉटल के कंपैरिजन में डार्क बॉटल में लेस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होना चाहिए कि नहीं? इसलिए होना चाहिए कि डार्क बॉटल के अंदर जो एक्वेटिक कम्युनिटीज़ हैं, वो अपनी सर्वाइवल के दौरान when they're resetting the water bottle, so they will continue to carry out respiratory process. And in their respiration, उसमें क्या हो, they will utilize some of the oxygen present in the water. But because you have wrapped a electrician tape around that bottle and you have covered it with aluminum foil, so no light is reaching. So उसमें photosynthetic नहीं हो पाएगा, but respiration तो होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाए कंपेयर टू पहली वाले बॉटल के कंपैरिजन में, ठीक है? इसी तरह अगर हम लोग लाइट बॉटल की बात करें, जिसको हम लोग उसी डेप्थ पर लटकाए हैं, तो अगर आप लाइट बॉटल, डार्क बॉटल को देखें, तो डार्क बॉटल में रेस्पिरेशन केवल हुआ, लाइट वाले में फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी हुआ, ठीक है? तो इफ यू अप्लाई दिस 3 फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इन 3 फॉर्मूले जैसे कि अगर हम लाइट बॉटल से डार्क इनिशियल बॉटल को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो लाइट बॉटल के केस में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों हो रहा है, इनिशियल को आपने शुरू में फिक्स कर दिया, तो दैट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट वी कॉल नेट फोटोसिंथेसिस। अगर हम इनिशियल बॉटल डार्क बॉटल को करें, इनिशियल बॉटल की वैल्यू से डार्क बॉटल की जो वैल्यू आपने उसको डिटेक्ट करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, रेस्पिरेशन। क्योंकि इनिशियल बॉटल में आपने कितनी ऑक्सीजन उस समय प्रेजेंट थी जब आपने सैंपल्स कलेक्ट किए, और डार्क बॉटल में फोटोसिंथेटिक हो नहीं पाई, रेस्पिरेशन के दौरान वो कंटिन्यू टू यूटिलाइज करते ऑक्सीजन, तो सम ऑक्सीजन की वैल्यू कुछ कम होगी, तो that will be because of respiratory loss. You'll get the value of respiration. And third is what we call gross photosynthesis, which can be calculated by deducting the value of dark bottle from the light bottle. So that will give you an idea of gross photosynthesis. Okay. So in general, primary production is highest in the tropical rainforest and it decreases progressively towards the poles. लॉजिकल है, क्योंकि इक्वेटोरियल एरिया में बेस्ट ऑफ द फैसिलिटी, सनलाइट अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है ना, इनफ ऑफ, बहुत हार्श कंडीशंस नहीं है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको इक्वेटोरियल एरियाज में मिलती है। एज ए स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करती आती है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओपन ओशन इज वेरी लो, अप्रोक्सीमेटली एज द सेम एज दैट ऑफ द आर्कटिक टुंड्रा, और या डेजर्ट्स के बराबर होती है। ओपन ओशन को हम लोग डेजर्ट से कंपेयर करते हैं, देयर लाइक डेजर्ट्स। उसकी वजह क्या, आप समझ सकते हो? अब ओपन ओशन इज अवे फ्रॉम द कोस्टल एरियाज। याद है मैंने आपको, एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों से जोनेशंस भी याद करने को कहा था, क्यों भाई? याद है मैंने बोला था कि ओशंस में, लेक्स में जो पेलाजिक, जो डिफरेंट जोनिंग्स होते हैं, पहले वाले क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है इसलिए मैंने कहा था, नहीं कहा था? हिमाश्री, शाहिब, सच बताना।
आयुषी कहाँ हैं? आज बच्चे कम हैं, मतलब शुरुआत में सब थे, फिर धीरे-धीरे सब किया तो इंटरनेट गड़बड़ कर रहे हैं आज। मैंने बोला था ना आप लोगों से तैयार करने को उसको, अगर नहीं किया हो अभी भी कर लेना। विष्णु आप भी बेटा, लाइक जो भी एक्वेटिक वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको हम लोग डिफरेंट ज़ोन्स में डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ उनकी जो प्रोफाइल होती है उसके बेसिस में वी कॉल देम बाय डिफरेंट नेम्स। लिटोरल ज़ोन, सब लिटोरल, टाइडल, इंटरटाइडल, है ना? पेलाजिक, बेंथिक, देयर वर डिफरेंट नेम्स। तो लेक्स के केस में, ओशन के केस देयर इज अ डिफरेंस इन नेमिंग सिस्टम। उसके डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन नेमिंग्स बना के रख लीजिएगा, ठीक है? जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज अब कर लीजिएगा, है ना? देखो मुझे जब याद आता है फिर मैं पूछ लेता हूँ। क्लासरूम में होता है कि मैं अगले दिन कह दूँ सबको कॉपी लेके आना, मैं चेक करूंगा। अच्छा वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं, तो इसलिए प्लीज बी ऑनेस्ट, व्हेन आई से समथिंग यू हैव टू डू इट, ठीक है? तो अभी मैंने बोला प्रोडक्टिविटी ओपन ओशन इज़ वेरी लो, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद क्लास वाइंड अप करेंगे। जैसे मैंने बोला कि ओपन ओशन इज़ अवे फ्रॉम द कोस्टल एरियाज़। ओशंस में न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से? कॉन्टिनेंट से आते हैं। अच्छा ओशन में अपने न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इतनी डेप्थ है, ओशन की एवरेज डेप्थ 4.5 किलोमीटर है। सोच लीजिए 4.5 किलोमीटर। मराना ट्रेंच की डेप्थ मोर देन 11 किलोमीटर्स है। यानी कि बस पूरे एवरेस्ट को घुसेड़ दो, उसके बाद 1 किलोमीटर की गहराई बाकी रही। 1 किलोमीटर की गहराई। अच्छा स्विमिंग पूल में ज़रा से मीटर्स की, है ना, जब डेप्थ होती है, वहाँ पे जब आप डुबकी मारते हो ना तो दम निकलने लगती है। जस्ट इमेजिन करिए, किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा होता क्या है, कोस्टल एरियाज़ में एयरबॉर्न न्यूट्रिएंट्स भी आएँगे और रिवर्स के वाटर के थ्रू भी आएँगे। और इस रिवर वाटर की वजह से या ओशन वेव्स जो कोस्ट पे टकराती, टर्बुलेंस को होता है, मिक्सिंग होती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत, ऑक्सीजन बहुत अच्छी होती है वहाँ के वाटर में। इसीलिए जो 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 ये वाले एरियाज़ होते हैं, कोस्टल एरियाज़, वो सबसे प्रोडक्टिव एरियाज़ होते हैं, ठीक है? एज़ यू मूव टुवर्ड्स द ओपन ओशन व्हिच इज़ अवे फ्रॉम द कोस्टल एरियाज़, वहाँ पे टर्बुलेंस नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो वहाँ जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो क्या करेंगे, धीरे-धीरे सेटल डाउन कर जाएँगे। और अगर वो सेटल डाउन कर जाएँगे तो आप समझ सकते हैं, जो भी आपके जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनके लिए न्यूट्रिएंट ही नहीं बचेगा। तो वहाँ पे फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज़्म, वो भी सर्वाइव नहीं करेंगे। बिकॉज़ ऑफ दिस एडवर्स कंडीशन, ओपन ओशन इज़ अ वर्चुअल डेज़र्ट। वो डेज़र्ट जैसा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होता है। ठीक है? बस आज का क्लास यहीं रोकेंगे। एक यहाँ पे आगे टेबल दी हुई है, जो आप अच्छे बच्चों की तरह उसके कई कॉलम्स में इंटेलिजेंटली याद करिएगा। अरे भाई जल्दी आ जा, कहाँ है? ये टेबल, ठीक है? उसमें ये मीन वाली वैल्यू बेसिकली याद करिएगा। और इसमें एक्वेटिक और लाइक यहाँ से देखें तो यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन लॉजिकली देखिए आप, तो तकरीबन अगर मैं बोलूँ यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और इधर हम लोग बोलें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ठीक है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप देखें सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको किसकी मिल रही है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। और सबसे कम कहाँ पे है? डेज़र्ट्स में, ठीक है? और हम लोग एक्वेटिक ज़ोन्स की बात करें, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको कहाँ मिली? स्वाम्प एंड मार्सेस में, या फिर आपको जहाँ पे कोरल रीफ्स होती है, वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? और सबसे कम प्रोडक्टिविटी कहाँ पे मिल रही है? तो अगर आप इस एरिया में देखें सबसे कम कहाँ पे आपको देखने को मिल रही है? यू कैन से लाइक ये वाला है ना, अगर पूरे में देखें ये सबसे कम है, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल ओपन ओशन। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट, इसको और इसमें क्या मीन वैल्यूज़ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बाकी लॉजिकली आप अंदाज़ लगा सकते हो। लेकिन ये टेबल याद होनी चाहिए, और स्मार्टली ऐसे करके करिए, मिक्स करके ना, मतलब अलग-अलग करके, लाइक एक्वेटिक को अलग याद करिए, उसको अलग याद करिए, तो और थोड़ा-सा वैल्यूज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है? बस आज का क्लास यहीं रोकेंगे। कल इसके अगले क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? याद जो करने को कहा है कर लेना, मैं बार-बार कहता जा रहा हूँ, जो कहता हूँ साथ में करते हुए चलो। और हो सके जो अभी मैंने आपको फिर से बोला है, उसके डायग्राम मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है? शाहीन, विष्णु, हिमाश्री,
ज़ोनेशंस वाला जो मैंने कहा है, बना लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप करके दिखा दीजिएगा कि आपने बनाए हैं। अच्छा, पर्सनली भेजिएगा, ग्रुप में नहीं भेजिएगा। ठीक है? ये वाली चीज़ पर्सनली भेजिएगा। हाँ, हाँ, आयुषी ने पूछा था कौन-सी बुक यूज़ करें पेपर वन के लिए। आयुषी देखो एज़ अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम आई हैव कमिटेड मायसेल्फ टू टेक सम क्लासेस ऑफ पेपर वन। मैंने बोला था आई विल टीच फॉर सम क्लासेस। अ, मेरी अपनी भी पेपर वन की बुक है। ऑल्दो अभी मैंने उसमें पूरी थ्योरी नहीं डाली है, बट काफ़ी टॉपिक्स हैं उसमें थ्योरी के एंड दैट बुक इज़ अवेलेबल ऑन किंडल। जो ₹250 ₹150 कितने की होगी मुझे याद नहीं है। ठीक है? अ, व्हाइल टीचिंग आई वुड बी यूटिलाइजिंग दैट बुक एंड हूसोएवर जो पुराने बच्चों ने बाय करी दे एप्रिशिएटेड इट आल्सो और एल्स यू कैन बाय एनी बुक किसी भी मार्केट में कोई भी बुक ले लो। लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं अपनी वाली बुक को यूटिलाइज़ करूँगा क्योंकि मैंने उसको आप जानते हो मेरा तरीका है चीज़ों को करने का। नहीं आयुषी पेपरबैक वर्ज़न अभी मैं 2-3 बुक्स का नहीं ला रहा हूँ कि आई एम इम्प्रूविंग देम विथ टाइम। Once they reach the desired level of improvement, then I'll come out with the paperback. अच्छा इसका जो थ्योरी की फर्स्ट पेपर की बुक उसका पेपरबैक फर्स्ट एडिशन आया था, बहुत बिका था। फिर उसके बाद सिलेबस रिवाइज़ हुआ। जब सिलेबस रिवाइज़ हुआ तो उसके बाद सेकंड एडिशन लाने में मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है? और दूसरी आपने एनवायरनमेंट की बुक भी देखी होगी कि मैं जो दूँगा अच्छा दूँगा, उल्टा-सीधा बना के नहीं दूँगा। ठीक है? जैसे अरिहंत आप उनकी कोई भी किताब उठा लो, तो उसमें आपको से यूजीसी का भी पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप क्वालिटी कंपेयर करोगे, तो वो मेरी बुक के सामने उस बुक की क्वालिटी 10% भी नहीं होगी। अगर आपने अरिहंत की यूजीसी नेट एनवायरनमेंट साइंस की बुक देखी हो, जिस बच्चे ने भी देखी हो, वो मेरी बुक के सामने कहीं एक्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन दे आर बिग पब्लिशर और वो इसमें से कंटेंट रखते हैं, आप उनकी टेबल ऑफ कंटेंट अगर देखो, यूँ पन्ने पलटो, वाह! पूरा सिलेबस एक बुक में मिल गया। और इसीलिए इस मालूम सबसे लिए बड़ा मुश्किल होता है। कितने बच्चे मुझे फ़ोन कर के यही पूछते हैं कि सर इसमें पूरा सिलेबस है, जबकि मैं क्लियरली बोलता हूँ यार एक बुक में पूरा सिलेबस समेटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है? तो यू हैव टू बी सिलेक्टेड इन सर्टेन एरिया। तो पेपर वन की मतलब आप चाहें तो किसी भी ऑथर की यूज़ कर सकते हैं, बट अगर मैं पढ़ाऊँगा, जब मैं क्लासेस लूँगा, आई विल बी यूटिलाइजिंग माय बुक। और आज मैं फिर से वही जो मैंने हमेशा बोला, जो किंडल वर्ज़न में आप अभी बाई करोगे, उसमें नया वाला पेपर नहीं है। लेकिन थोड़े दिनों में उसमें नया पेपर अपने आप अपडेट हो जाएगा, आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसी पेमेंट पे आपको नए सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है? तो अभी मैं किंडल की बुक में ये एडवांटेज सबको दे रहा हूँ। ठीक है आयुषी, चलेगा? सवाल का जवाब मिल गया? अब इसीलिए मैं मैसेज में इतना लंबा-चौड़ा कैसे लिखता आपको, इसलिए मैंने कहा था मैं क्लास में बताऊँगा। ठीक है? ओके, बाय-बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। ठीक है बच्चों? बाय-बाय, गुड नाइट।